हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज आपका एसएससी जीडी का ये जीके जीएस का सेट नंबर 21 है। इससे पीछे आपका 20 सेट कवर हो चुका है। सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और थोड़ा सा आप आज कोऑपरेट करिएगा, मेरे गले में थोड़ा दिक्कत है तो ज़रूर आप कोऑपरेट करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपसे कहता है दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक जो इकाइयाँ थीं उनको किस रूप में जाना जाता था। आराम से क्वेश्चन समझना है। देखिए, दिल्ली सल्तनत में एक शासक हुआ था आपका इल्तुतमिश, जिसका कार्यकाल 1211 से लेकर 1236 तक था। आराम से बात समझना है। और इसी इल्तुतमिश के द्वारा एक कार्य शुरू किया गया, उसका नाम था एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था या एकता प्रणाली इसके द्वारा शुरू की गई थी। और ये एकता व्यवस्था थी क्या? तो ये व्यवस्था थी जमींदारों को जमींदारी देना। जैसे वेतन के बदले आप किसी को एक जमींदारी दे देना। तो प्रादेशिक इकाइयों को एकता के रूप में बांट दिया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। उसे एकता व्यवस्था कहा गया था। तो प्रादेशिक रूप में जो जाना जाता था भाई आपका, वो क्या होगा? एकता व्यवस्था होगा। याद रखोगे, इल्तुतमिश के द्वारा ही 40 दल का गठन किया गया। तुर्कान ए चहलगानी दल का गठन किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने दिल्ली को चंगेज खां के आक्रमण से बचाया था। और साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण की गई क्या कुतुब मीनार का अधूरा काम इसने पूरा कराया था। ये भी आप याद रखना है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला शासक था, आराम समझना है, जिसने चांदी के सिक्कों को जारी किया था, जिनका नाम था, एक का नाम था जीतल और एक का नाम था टका। ठीक है, तो जीतल और टका नामक जो सिक्के थे वो इल्तुतमिश के द्वारा ही शुरू किए गए थे दिल्ली सल्तनत में। वहीं पर अगर एग्जाम में आ जाए 40 दल क्या था, तो प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था। ये प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था क्या? 40 दल। याद रखना है इतनी बात। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने खलीफा का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था वो कौन था? वो था आपका इल्तुतमिश। याद रखना है, खलीफा प्रमाण पत्र, बगदाद से खलीफा का प्रमाण पत्र इसने पाया था। याद रखोगे। और किस सन में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो 1229 में। 1229 में इल्तुतमिश ने खलीफा का प्रमाण पत्र पाया और दिल्ली सल्तनत का ये एक सुल्तान था। याद रखोगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद भी था आपका। तो इल्तुतमिश से संबंधित इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। तो दिल्ली सल्तनत में प्रादेशिक इकाइयों को एकता के रूप में बांटा गया था और ये इल्तुतमिश ने ये व्यवस्था को शुरू किया था। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, यहाँ पर देखिए कुछ। मैंने आपको सल्तनत कालीन जो राजवंश थे उनको एक ही जगह लिया है, हालांकि पिछले क्लास में हो चुका है। तो यहाँ एक ट्रिक याद रखोगे, गोखिती सैलू। गोखिती सैलू आप लोग याद रख लो, काम बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो ये सभी दिल्ली सल्तनत के राजवंश हैं आपके। ठीक है। जैसे पहला मामलूक वंश, आप ध्यान रखना, गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, जो 1206 से लेकर 1290 तक था। ठीक है। खिलजी वंश 90 से 20, तुगलक वंश 20 से 14, सैयद वंश 14 से 1450 और लोधी वंश था 1450 से 1526 में। 1526 में दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। हमें पता है 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, याद रखना इतनी बात। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए। ये आपके पास इल्तुतमिश है, गौर से देखना है। इल्तुतमिश को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई आपके पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। खलीफा ए सईद इल्तुतमिश को ही कहते हैं। ईश्वर के सेवकों का मददगार किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ईश्वर की भूमि का संरक्षक दिल्ली सल्तनत में किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। गुलामों का गुलाम, दासों का दास, ये सभी नाम किसको प्रयोग होते हैं?
इल्तुतमिश को होते हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, तो गुलामों का गुलाम कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। आगे आइए, नासिर अमीर उल मोमिन के नाम से जानते हैं, खलीफा का सहायक, मुसलमानों का प्रधान, सब किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। देख रहे हैं ना आप, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। ये सभी उपाधियां इल्तुतमिश के द्वारा धारण की गई थी। आगे आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए इल्तुतमिश ने 2 सिक्के जारी किए हैं, एक चांदी का टका था और तांबे का जीतल था। जहाँ पर उत्तर भारत में इसने टका चलाया था जो 48 जीतल के बराबर हुआ करता था, दक्षिण भारत में इसने टका को चलाया जो 50 जीतल के बराबर था। तो प्रशासनिक सुधार करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला शासक बना था जिसने मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया था। कौन होगा? इल्तुतमिश होगा। बोलो, बात क्लियर हो गई? चलिए आगे आइए। यहाँ पर हमने आपके लिए कुछ और लिया है जो एसएससी जीडी में हमेशा यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। क्या है? तो दिल्ली सल्तनत में प्रमुख विभाग थे और उन विभागों के प्रधानों को हम क्या क्या कहते थे, या वो विभाग किससे आपके संबंधित थे। जैसे दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग था, याद रखना है। दीवाने इंसा एक शाही सचिवालय था। दीवाने रिसालत विदेशी पत्राचार विभाग था। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग था। याद रखना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दीवान ए बरीद गुप्तचर था, ठीक है। दीवाने कजा न्याय विभाग। दीवाने रिसालत बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। दीवाने कोही कृषि विभाग था। दीवाने बंदगाह दास विभाग था। दीवाने खैरात एक दान विभाग था, खैरात मतलब दान विभाग हो गया। दीवाने इमारत लोक निर्माण विभाग और दीवाने मुफ्त खराज क्या हो जाएगा आपका? अतिरिक्त कर की देखरेख के लिए एक निर्माण किया गया था। आप इतना याद कर लेना, जीडी में प्रीवियस 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी की तर्ज पर मैं अब सेट बनाऊंगा आगे। हालांकि पीछे भी उसी तर्ज पे आपके बनाए गए थे, लेकिन अब पूरी तरह से जो आप पीछे सेट आपने 20 कवर किए हैं वो 2019 की तर्ज पे थे। अब आगे हम लोग 21 की तर्ज पे आगे बढ़ेंगे। बोलो, बात क्लियर हो रही है आपकी यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ आइए। अब कुछ और समझिए। गुप्तचर व्यवस्था बलबन के द्वारा दिल्ली सल्तनत में शुरू की गई थी। अब आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन से आपका इतना क्वेश्चन क्लियर कौन कराता है भाई? सिर्फ मैथ पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपको बिल्कुल पेपर के जैसा ही क्वेश्चन मिलेगा और एक क्वेश्चन से संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन में रिवाइज कराऊंगा। आगे आइए। पहले सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था जिसकी नीति अपनी जनता को खुश करना थी, याद रखना है। जन वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने की है, मतलब राशन कार्ड प्रणाली, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में होली का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था। जहांपना नगर की स्थापना MBT के द्वारा की गई है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आगे आइए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो कृष्णा की सहायक नदी आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। और ये महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। साथ में याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। वहीं आप कमेंट कर देना कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कमेंट करके आप लोग बता देना। अब देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी आ जाइए, कौन कौन सी? देखो कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है। भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। घाटप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कोयना, भीमा, मूसी, घाटप्रभा, दूधगंगा,
मालप्रभा, ये सभी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, आपकी घटप्रभा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट वन आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आगे आइए। यहाँ पर गौर से समझना है, कुछ नदियों की मैंने सहायक नदी ले ली है क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए किशनगंगा झेलम नदी की सहायक नदी है, और झेलम कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है, ध्यान रखना है। आगे चिनाब सिंधु की है, ये तभी होगी, तभी रावी की सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, याद रखना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। चंबल और बेतवा यमुना की ही सहायक नदियां हैं। छपरा, बनास, पार्वती चंबल की सहायक नदियां हैं। दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। फिर देख लो एक बार, किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, चिनाब सिंधु की है, तवी रवि है, ठीक है, तभी रवि है, तभी रवि, लेकिन तवा अगर एग्जाम में आ जाए, यहीं पर तवा भी पेपर में पूछी जाती है, तो वो आपकी नर्मदा की हो जाएगी, ठीक है। आगे समझो, चंबल बेतवा यमुना, छपरा बनारस पार्वती चंबल, आगे आओ दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र की है। और कल ही मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत में, ठीक है, और तिब्बत की राजधानी है लहासा, जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के ही किनारे स्थित है। और ये अरुणाचल प्रदेश में यंगयप दर्रे से प्रवेश करती है और इस आकार में बहते हुए बांग्लादेश की तरफ आगे बंगाल की खाड़ी में निकल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट यहाँ पर आइए। क्वेश्चन कहता है सेबी का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो सबसे पहले जानिए सेबी क्या है। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म क्या है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होती है, लेकिन याद रखना है 1992 में इसको वैधानिक दर्जा दिया जाता है। वैधानिक दर्जा कब दिया गया भाई इसको, 1992 में। स्थापना कब होती है, 1998 में, 88 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय इसका स्थित है मुंबई में। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखोगे सेबी, याद रखना है इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित हैं, और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ हैं, तो मुंबई हो गया एक आपके पास, एक नई दिल्ली हो गया, नई दिल्ली है, मुंबई नहीं होगा, नई दिल्ली है, कोलकाता है, कोलकाता है, चेन्नई है, चेन्नई है, और आपका अहमदाबाद है, मुंबई नहीं होगा, ठीक है। तो 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखोगे। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा युग्म एक गलत है। अहोम राजवंश असम का था, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे गजपति राजवंश उड़ीसा का है, ये भी सही है। सरकी राजवंश पंजाब का नहीं है, ये यूपी का है। आप इनको ऐसे ही याद रख लेना, ज़्यादा कुछ इनके बारे में नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। मेवाड़ राजवंश राजस्थान का, ये भी सही है। गलत क्या होगा, सरकी जो राजवंश था ये उत्तर प्रदेश में पनपा था, यूपी में पनपा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में कहा गया शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। देखिए शिशु जब जन्म होता है शिशु का, तो ध्यान रखना उसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं, 300। अच्छा, भ्रूण अवस्था क्या होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसे कहते हैं भ्रूण अवस्था, और जब उसका जन्म हो गया है तो शिशु अवस्था में वो आ गया है, और उसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है हड्डियों का पुनर्जोड़ होता रहता है 12 साल की उम्र तक, और हड्डियां एक दूसरे से मिलते हुए एक एक हड्डी बनती जाती है, और 206 हड्डी एक वयस्क मनुष्य में होती है। बोलो बात क्लियर हो रही है। तो बच्चे में जन्म के समय कौन सी हड्डी नहीं होती है, ध्यान रखना है, जानुका हड्डी नहीं होती है, और इस जानुकाई हड्डी को हम कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं, पटेला। और पटेला हड्डी कहाँ होती है, पैर में होती है। तो बच्चों में कौन सी हड्डी नहीं होती है, जानुका हड्डी नहीं होती है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि मानव के कान में जो हड्डियों की संख्या होती है
6, MIS, 2 2 4 और 2 6, मेलियस इंकस स्टेपिस, मेलियस इंकस स्टेपिस, ये मानव के कान में होती हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, देखो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही बेहतरीन कुछ यहाँ आपको लिया है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे ऊपर ये हड्डी है, ये क्लेविकल हड्डी है, और क्लेविकल हड्डी ही मानव शरीर की सबसे सुंदर हड्डी के रूप में जानी जाती है। ये आपके पास ये जो देख रहे हैं आप पीछे, ये वाला, ये अपने पास स्केपुला है, इसको यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद ये अपने पास ह्यूमेरस हड्डी होती है, और यहाँ पर रेडियस और अल्ना हाथ में 2 हड्डी होती हैं। ये अपनी कार्पल है, ये आपके पास मेटाकार्पल है, और ये फेलेंजेज है। एक बार फिर समझिए, कोएलिकल, ये कौन सी हड्डी है? कोएलिकल, मेरे साथ साथ बोलिए, कोएलिकल हड्डी, स्केपुला हड्डी, ह्यूमेरस हड्डी, रेडियस अल्ना हड्डी, कार्पल हड्डी, मेटाकार्पल, फेलेंजेज। तो हाथ की हड्डी क्लियर हो गई। हिंज ज्वाइंट कहाँ होता है? कोनी पर। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ होता है? मुड्ढे पर। करेक्ट। चलिए आगे आइए। अब देखो यहाँ पर पैर से संबंधित है, तो ये हड्डी कौन सी है? फीमर हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी खोखली हड्डी होती है, फीमर हड्डी होती है। फिर ये पटेला है, फिर ये फेबुला है, और ये टार्सल है, मेटाटार्सल और फेलेंजेज है। तो पैर की हड्डी भी क्लियर हो गई। पिछले क्लासों में मैंने आपको इन सभी को बहुत बारीकियों से कराया है, आपके रिवीजन के तौर पे मैंने इनको यहाँ लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है नेपाल के कौन सा ऐसा कवि था, ये GD 2021 में क्वेश्चन आया था, कि जिसने भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी भानुभक्त जो आचार्य थे ये एक नेपाली कवि थे, और इन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण का अनुवाद किया है। ये आपको याद रखना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रामायण। और वही क्वेश्चन आ जाए कि रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और किसने करवाया था? ये भी आप याद रखना, अकबर ने। तो अकबर के द्वारा रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था। किसके द्वारा? अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया था। जबकि संस्कृत में किसने किया है? तो याद रखना, भानुभक्त आचार्य थे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, देखिए ये उनका इमेज है भानुभक्त आचार्य का, और इन्हीं के द्वारा रामायण को संस्कृत में सजाया गया था। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से रात में खिलने वाले फूल को हम क्या कहते हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन आपका ऐसा होता है जो पेपर में छोड़ने लायक ही होता है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा। तो रात में खिलने वाला फूल होता है आपका एंजेल्स ट्रैम्पेट, याद रखोगे, एंजेल्स ट्रैम्पेट। बाकी कुछ और एग्जाम्पल में लिख देता हूं, जैसे चंपा, चंपा रात में खिलने वाला फूल होता है। रात रानी रात में खिलने वाला आपका फूल होता है। और आपके पास वो एक होता है मोगला, मोगला ये रात में खिलने वाला फूल होता है। तो याद रखोगे, चंपा, रात रानी और मोगला, ये सभी फूल आपके रात में खिलने वाले फूल होते हैं। फूलों में एक स्त्री हिस्सा होता है और एक पुरुष हिस्सा होता है। तो फूल के स्त्री हिस्से को जायांग कहा जाता है, ये याद रखना है। और वहीं पर फूल में पुरुष वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? तो पुंकेश्वर कहा जाता है। तो मादा हिस्सा जायांग हो जाएगा और पुरुष हिस्सा क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखना, आपका जायांग हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर। तो महिला हिस्सा जो होगा, मादा हिस्सा जो होगा वो क्या होगा? जायांग, जायांग होगा। और पुरुष हिस्सा क्या होगा फूल का? जायांग एक हो गया आपका, और महिला हिस्सा जायांग और पुरुष हिस्सा आपका पुमंग हो जाएगा। ठीक है, तो इतना अच्छे से आप याद रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे। ये 2021 का आपका GD का ही क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले हुई है 21 में दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। कमेंट करके बताओगे किस नदी के ये किनारे हैं?
तो यहाँ से जो ईंटें मिली थी, ध्यान रखोगे, हड़प्पा स्थलों पर ईंटें जो मिली थी जब इसकी खुदाई हो रही थी, तो ईंटें जो मिली हैं उनका प्रयोग पाकिस्तान में रेल, उस समय का आज का पाकिस्तान है, तो ईंटों का प्रयोग रेल के निर्माण में किया जा रहा था। हड़प्पा की खोजी ऐसे हुई थी, रेल लाइन बिछाते समय, ये भी आपको याद रखना है मुख्य रूप से, ठीक है। तो अब कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिए हैं, जैसे समझो, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके जीडी के हिसाब से। गेहूं के प्रथम साक्ष्य हड़प्पा से मिले हैं। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपति शिव की आकृति ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। चक्की के 2 पाट कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। तराजू के 2 पलड़े कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। हल बैल कालीबंगा से मिला है। पक्की ईंट भी कालीबंगा से मिली है। याद रखोगे इतनी बात। फिर देखिए, गेहूं का हड़प्पा हो गया, सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो, पशुपति मोहनजोदड़ो, चक्की के 2 पाट लोथल, तराजू सुरकोटदा, हल और बैल कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ाया गया है, जिसकी लिपि कौन सी थी? आप गौमूत्र लिपि के नाम से भी जानते हैं, आप बास्पोडियन लिपि के नाम से भी जिसे जानते हैं, जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा गया है, याद रखना इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एलिफेंटा की गुफाओं में संप्रदायों से जुड़े शैल चित्रों को किसका संग्रह किया गया है? तो याद रखोगे इतनी बात, एलिफेंटा की गुफाएं सबसे पहले याद रखना ये स्थित कहाँ पर है, इनकी क्या स्थिति है। तो ये लगभग ये मुंबई के निकट है और इन गुफाओं में याद रखना है 26 स्तंभ हैं। 26 स्तंभ हैं, 7 गुफाएं हैं। इन 26 स्तंभ पर भगवान शिव की आकृति है। किसकी आकृति है? भगवान शिव की आकृति को उकेरा गया है। तो याद रखोगे एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये भगवान शिव की आकृति से संबंधित है। और याद रखना है एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को की धरोहर सूची में एलिफेंटा की गुफाओं को कब शामिल किया गया? 1987 में शामिल किया गया था। याद हो गई बात यहाँ तक? चलिए अब देखो, गुफाओं से संबंधित बेहतरीन आपके लिए मैंने डाटा लिया है, आराम से देखिए। देखो, भारत की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? क्रेमलियत की गुफा है। ये कहाँ स्थित है? मेघालय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। जब पिछली बार एलिफेंटा पूछ लिया, एलोरा पूछ लिया, बाघ की गुफाएं पूछ ली, तो अब इनको पूछने का भरपूर चांस रहेगा। तो देखिए, भारत की सबसे लंबी गुफा कौन सी है? क्रेमलियत की गुफा है मेघालय में। बेलम की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में। अजंता एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। भारत की सबसे पुरानी गुफा बराबर की गुफा है, जो कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। याद रखना। तो भारत की सबसे पुरानी गुफा, सबसे प्राचीन गुफा बराबर की हो जाएगी, और वहीं पर भारत की सबसे लंबी गुफा क्रेमलियत की गुफा होगी, जो मेघालय में स्थित हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है, लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य में से संबंधित है। ये भी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लाहो जो नृत्य है आपका, वो मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का है। कमेंट करके बताओगे हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य जो मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूँ। ठीक है। अब देखिए, जितने भी नृत्य आपके बन सकते हैं जीडी में मैंने यहाँ लिया है। बागुरुम्बा बोडो जनजाति के द्वारा बनाया जाता है। दमहल जम्मू कश्मीर का है। जागोही मणिपुर का है। और वहीं तबला चांगली असम का है। याद रखना, तबला चांगली असम का है। आगे आइए। गोडिया नृत्य बंगाली, टिप्पाणी नृत्य कहाँ का है? गुजरात का है। और दुमहल नृत्य जम्मू कश्मीर का है। चिराब नृत्य मिजोरम, दादरा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। ये पिछले क्लासों में भी हो चुका है। एक रिवीजन के तौर पर मैं हर क्लास में, अब आपका रिवीजन भी तो कराना है, तो साथ के साथ लेते चलूँगा।
आगे आइए। अब भारत के 7 शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा की गई है। कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, मणिपुरी और सत्रिय, ये शास्त्रीय नृत्य हैं और जिसमें सत्रिय नृत्य कहाँ है, असम का है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान के प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हैं, ध्यान सुनना है। कौन कौन सा है? एक साधारण बहुमत से हो, एक विशेष बहुमत से हो और एक आधे से अधिक राज्यों के सहयोग से हो। आधे से अधिक राज्यों के सहयोग से हो। तो 3 प्रकार के संशोधन भारतीय संविधान में होते हैं, साधारण, विशेष और आधे से अधिक। जिसमें साधारण जो विधेयक है उसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। ठीक है, तो अब तुम्हें समझना क्या है यहाँ पर, साधारण से क्या क्या हो सकता है। तो देखो, यदि आपको अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करना हो, अनुच्छेद 11 में आपको परिवर्तन करना हो, या आपको कोरम गणपूर्ति में परिवर्तन करना हो अनुच्छेद 100 में, ये आपके साधारण बहुमत से होते हैं। कोरम या गणपूर्ति क्या होती है? तो संसद में जैसे लोकसभा में टोटल सदस्य का जितना बैठक के लिए आवश्यकता हो उसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं, जिसकी चर्चा हमारे संविधान में अनुच्छेद 100 में की गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 में परिवर्तन आपको करना हो, या अनुच्छेद आपको 11 में क्या है, संसद कानून बना सकती, किससे संबंधित, नागरिकता से संबंधित। अनुच्छेद 100 में कोरम गणपूर्ति है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, संसद में कोरम या गणपूर्ति। लेकिन विशेष बहुमत से क्या क्या हो सकता है? तो जैसे आपको भाग 3 में परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, भाग 4 में परिवर्तन करना है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, अगर अनुच्छेद 61 में परिवर्तन करना है तो भी आपको भाग 4 की आवश्यकता पड़ेगी, ये विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। यदि आप मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको विशेष बहुमत चाहिए दोनों सदनों का। यदि आप भाग 4 में परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी विशेष बहुमत हो, और अनुच्छेद 61 में क्या है ये आप कमेंट करके हमें बताओगे। आधे से अधिक राज्यों का आप याद छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा वो आधे से अधिक राज्यों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के पेपरों में राज्यों की स्थापना दिवस बहुत पूछी जाती है। मैंने इसके बाद जो स्लाइड ली है उसमें सभी राज्यों की लगभग जो एग्जाम के हिसाब से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको लिया है। तो उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस 2 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश से, यूपी से कटकर हुआ था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना है, उत्तर प्रदेश से कटकर। अब आगे आइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए दोस्त ध्यान से, उत्तराखंड जैसे झारखंड का कब होता है, 15 नवंबर को होता है। उत्तराखंड तो मैं बता ही चुका हूँ 9 नवंबर को है। बिहार 22 मार्च, बिहार याद रखो 22 मार्च। सिक्किम 16 मई को होता है। पंजाब 1 नवंबर, कर्नाटक 1 नवंबर, सिक्किम 16 मई, नागालैंड 1 दिसंबर। तो इतना याद रखना, नागालैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नागालैंड 1 दिसंबर को होता है, याद रखना है। सिक्किम भी याद रखोगे, कब होगा तो 16 मई को होगा। कर्नाटक 1 नवंबर, पंजाब 1 नवंबर। इतना ही याद कर लोगे तो आपका पेपर में काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताया करो दोस्त कि क्लास आपको लगता कैसा है। कहीं आप वीडियो देखते देखते बोर तो नहीं होते हैं। और इतने छोटे क्लास में मैं आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 20-20 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन मैं तैयार करके देता हूँ। ठीक है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो देखते हैं, अगर पसंद आती है लाइक जरूर किया करो। आप वीडियो लाइक करते हैं, मुझे अगले दिन के लिए इतना मोटिवेट मैं हो जाता हूँ अपने आप अंदर से कि लगता है कब दिन निकले और मैं दोबारा एक वीडियो आपके लिए डाल दूँ। तो कमेंट जरूर किया करो आप लोग। ठीक है, आपके कमेंट करने से एक अंदर जुनून और उत्साह अपने आप से आने लगता है, आपके लिए और अधिक मेहनत करने का मन करता है। तो आप जरूर कमेंट करना, इस बात को इग्नोर बिल्कुल मत करना। ठीक है, आगे आइए।
क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी नॉर्वेजियन साल्टपीटर किसे कहते हैं, तो ये है आपका कैल्शियम नाइट्रेट। कौन सा है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है नॉर्वेजियन साल्टपीटर। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कहते हैं, साल्टपीटर, साल्टपीटर कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर कहते हैं, चिली साल्टपीटर कहते हैं, चिली साल्टपीटर कहते हैं। वहीं नाइट्रो ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं या नॉक्स गैस कहते हैं, NOx, नॉक्स। ठीक है, याद रखना इतनी बात। पोटेशियम नाइट्रेट को ओनली साल्टपीटर कहा जाता है, नॉर्वेजियम साल्टपीटर कैल्शियम नाइट्रेट को कहते हैं, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं, हास्य गैस या नॉक्स गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और ये आपका 2021 का जीडी का ही क्वेश्चन लिया है मैंने। तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख है खरैती, याद रखोगे कौन सी है, खरैती है। अब देखो आगे आइए, यहाँ पर कुछ और पॉइंट मैंने लिए हैं, जैसे गटका पंजाब की है, मर्दानी महाराष्ट्र की है, कलारी पट्टू केरल है। भारत की सबसे पुरानी युद्ध कला शैली कौन सी है, तो वो है कलारी पट्टू। आगे परिखंडा बिहार की है, बर्मा कलाई तमिलनाडु की है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि अमूल से दूध और दूध के उत्पादन में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति को लाई थी, किस राज्य से संबंधित है। हमें पता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। याद रखो किसे माना जाता है, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और वर्गीज कुरियन ने 1946 में अमूल डेयरी, अमूल संस्था की स्थापना करी है। कब करी है, 1946 में। कहाँ की थी, गुजरात में की थी। कहाँ की थी, गुजरात में। तो आंसर क्या होगा आपका, गुजरात होगा। और वहीं 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन लाया गया, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया 1970 में। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कितने चरणों में चलाया गया था, ये 3 चरणों में चलाया गया था। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो याद रखना दुग्ध उत्पादन से है। इसमें दूध उत्पादन में दुगना दूध उत्पादन होने लग गया था ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से। ठीक है, सबसे सफल ऑपरेशन हुआ था ये। और 1946 में अमूल की स्थापना गुजरात में की गई थी। अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि चंद्रमा पर ध्वनि का संचरण नहीं होता है। इसका कारण मुख्य क्या है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि ध्वनि जब भी चलेगी तो एक अपना उसके पास माध्यम होना जरूरी है। यांत्रिक तरंग है, हम जानते हैं, सुनो ध्यान से। तरंग होती है 2 प्रकार की। तरंग कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। एक होती है यांत्रिक तरंग और एक होती है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंगों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगें वो होती हैं जो टिप और डिप, टिप डिप, टिप डिप के माध्यम में चलती हैं। अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती हैं, जो इस प्रकार से चलती हैं, संपीड़न और विरल माध्यम में चलती हूँ। ध्यान रखना, टिप टिप वर्षा पानी, तो कौन सी हो जाएगी, अनुप्रस्थ तरंगें हो जाएंगी। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होंगी। जो किसी की सतह पर उत्पन्न होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, लेकिन होती यांत्रिकी तरंगें हैं, क्योंकि यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ठीक है, तो पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगें, रस्सी में उत्पन्न तरंगें, ये सब क्या है, अनुप्रस्थ तरंगें हैं। वहीं ध्वनि तरंग आपने देखा होगा, कभी ध्वनि की आवाज़ तेज, कभी कम, कभी लाउडनेस होती है, कभी कम हो जाती है, तो कभी संपीड़न है, कभी विरल है। इसका मतलब जो ध्वनि है वो एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है तो यांत्रिकी, लेकिन किस में आती है, अनुदैर्घ्य तरंग में आती है। रात के समय ध्वनि दूर दूर तक सुनी जा सकती है,
लेकिन दिन के समय आप पास की ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं। इसका कारण क्या है? तो रात के समय दूर दूर तक ध्वनि सुनने का कारण ये है, नीचे होता है विरल माध्यम, नीचे होता है सघन माध्यम, ऊपर होता है विरल माध्यम। ध्वनि जब चलती है तो ऊपर जाके ध्वनि फैल जाती है, इसलिए रात में ध्वनि की आवाज़ दूर दूर तक सुनी जा सकती है। तो ये क्लियर हो गया कि ध्वनि को चलने के लिए जरूरी है वायुमंडल का होना। तो आपका आंसर हो जाएगा किस में गति नहीं कर सकती है? निर्वात में। निर्वात में नहीं होता है क्या? वायु। निर्वात का मतलब होता है जहाँ कुछ ना हो। अगर निर्वात में आप एक मोर का पंख और एक 5 किलो का बांट या कुछ भी फेंक देते हैं तो दोनों साथ साथ आकर गिरते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ गए बात के लिए? बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई? चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज और पनडुब्बियों को किस आधार पर डिजाइन किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जहाज समुद्र में चलते हैं किस नियम पर? तो पिछले क्लासों में हमने आपको बताया था आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने तैरने से संबंधित कितने नियम दिए थे? आप कमेंट करके हमें बताओगे कि आर्किमिडीज ने तैरने से संबंधित कितने नियमों को दिया था। ठीक है, आप कमेंट करके इसके बारे में आप बता देना। तो ये हो जाएगा आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, बात क्लियर हो गई? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? जो अपनी ओर आकर्षित हो उसे गुरुत्वाकर्षण फोर्स कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है। ठीक है, और याद रखना है। आगे देखो, उत्प्लावन बल क्या होता है? जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी महसूस होती है और हमें एक अलग सा महसूस होता है, ऊपर की तरफ बल लगता हुआ। वही बल क्या है? उत्प्लावन बल है। और लाइफ जैकेट जो होती है वो उत्प्लावन के बल पे ही सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कितनी बार मैंने करा दिया? कमेंट करके बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन कहता है हरियाणा में हर वर्ष एक सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? देखिए ये जीडी 2021 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें पूछा हुआ है सूरज कुंड मेला, शिल्प मेला किस महीने में होता है? आप खुद यहाँ देखिए कि आपके पेपर का लेवल अब क्या रहता है। आप अपने मार्ग से भटको मत दोस्त। ठीक है, सही मार्ग पर चलना आपको बहुत ज़रूरत है। आपको कुछ चंद क्वेश्चन में अच्छे ले आऊँ जो नॉर्मल पेपर में आते भी नहीं, उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन वहीं से आज पूछा जाता है लेकिन उसी में वो डीप कर देता है। जैसे पोंगल त्यौहार था, सबको पता है तमिलनाडु का है, लेकिन 4 दिन का है, जनवरी में मनाया जाता है। मकर संक्रांति का होता है, 4 प्रकार का होता है। अंतिम होता है कौन सा? कन्या पोंगल। पहला होता है भोगी पोंगल, मट्टू पोंगल, थाई पोंगल। बताया? तो इतना तुम्हें याद रखना है। क्वेश्चन फेमस ही पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन उनमें थोड़ा घुस के पूछा जाएगा अंदर। तो आप अंदर थोड़ी डीप नॉलेज को यहाँ लेते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन फेमस ही होंगे। ठीक है, तो जो सूरज कुंड मेला है ये हर वर्ष हरियाणा में बनाया जाता है और किस महीने में? फरवरी माह में। ध्यान रखना है 2022 सूरज कुंड मेले का थीम राज्य कौन सा रहा था? तो याद रखना है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, जेके है। वहीं पर अगर देश पूछ ले, देश कौन सा था? तो ये भी आपको याद रखना है उज्बेकिस्तान था। उज्बेकिस्तान। सूरज कुंड मेला 2022 का थीम राज्य था जम्मू कश्मीर और देश कौन सा था आपका? उज्बेकिस्तान था। ठीक है, तो आपका ये सेट आज समाप्त हो गया और मैं बहुत जल्द आपको अगली क्लास में मैथ से संबंधित कुछ घोषणा करने वाला हूँ। तो आप आज का क्लास आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और हम मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।